हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बोलते हैं, परमाणु संरचना। पीछे जो भी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं अभी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हम यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही मज़ेदार और एक रोचक कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज तक पहुँचा गया। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से 250 से 300 साल पहले, जब विज्ञान बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया था। तो प्राकृतिक घटनाओं को लोग अपने मान्यताओं के अनुसार, अपने सोच के अनुसार, धर्म के अनुसार, आध्यात्म के अनुसार उसकी व्याख्या करते थे। जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना, इस पर लोग अपने अपने हिसाब से अपनी राय देते थे। ज़्यादातर लोगों की ये मान्यता थी उस समय कि यह एक भगवान का किया हुआ कार्य है। भगवान जब नाराज हो जाते हैं, भगवान जब क्रोधित होते हैं, तब वो हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को सबक सिखाने के लिए वो बारिश करते हैं, गरजते हैं, बिजली कड़काते हैं और बिजली गिराते हैं। आदि आदि मान्यताएं उस समय लोगों के दिमाग में चल रही थी। तो इस प्रकार के बहुत सारे अंधविश्वास और अपनी मान्यताएं उस समय था। तो लगभग 17वीं शताब्दी के 1750 आसपास में ऐसे फिलाडेल्फिया नाम के शहर में, जहां पर इस तरह से बिजली के कड़कना और बादल के गरजना को भगवान का क्रोध, गॉड का अपना गुस्सा, ऐसा वहाँ के कुछ प्रीस्ट जो पादरी लोग हैं वो अपने चर्च में बता रहे थे या कहीं लोगों को समझा रहे थे, सिखा रहे थे। लोगों को या कह सकते हैं सही राह पर लाने के लिए डरा रहे थे भी कह सकते हैं, या सही रास्ते पे लाने के लिए लोगों को इस तरह से बता रहे थे कि हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, सही कार्य करना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए, नहीं तो गॉड नाराज हो जाते हैं और इस तरह से गर्जन करते हैं, बिजली गिराते हैं। आदि आदि बातें वहाँ पर चल रही थी, चल रही होगी। तो उसी को एक साइंटिस्ट थे वहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो सुनी और उन्होंने कहा कि ऐसा अंधविश्वास भरी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। ये बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सिर्फ एक फिजिकल फिनोमिना है, एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। क्योंकि उस समय कुछ साइंटिस्ट कम्युनिटी, तो उसी में माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर दिए थे। तो कुछ साइंटिस्ट को पता था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसमें दो पोल होते हैं, एक को प्लस पोल, एक को माइनस पोल बोलते हैं, और उसी को वो इलेक्ट्रोड नाम दे चुके थे। और दोनों इलेक्ट्रोडों को जब आपस में प्लस माइनस को टच कराते हैं तो वहाँ चिंगारी निकलती है, कुछ साउंड भी निकलता है। ऐसा कुछ साइंटिस्ट को उस समय तक पता चल चुका था फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर देने के बाद। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यही बात उन प्रीस्ट लोगों के सामने रखी कि यह कोई गॉड का गुस्सा या क्रोध नहीं है, एक फिजिकल फिनोमिना है, इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। दो बादल जब एक साथ आते हैं तो एक प्लस पोल की तरह, एक माइनस पोल की तरह कार्य करता है, और उन दोनों जब टकराती हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होता है और बिजली गिरती है और आवाज़ आता है। इतना जल्दी तो मानने वाले नहीं थे। ठीक है, अपनी जगह में उनका भी काम ठीक था, लोगों को सही राह दिखाने के लिए इस तरह की बातें क्या करते थे, आज भी क्या करते हैं। आज भी हम कहते हैं कि ऐसा करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अपनी जगह पे ये भी ठीक है, किसी भी माध्यम से हम सही राह पर अच्छे
कार्य करते रहें, अपनी जगह अच्छा है, लेकिन साइंटिस्ट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे कि फैक्ट इज़ फैक्ट, गलत बात लोगों तक नहीं जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यह एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है और इसको आप इस तरह से लोगों के बीच में नहीं रख सकते। तो शायद प्रीस्ट की कम्युनिटी बोली होगी ऐसा कुछ है, तो हमें आप कुछ प्रूफ दीजिए। तो इसी प्रूफ के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया जिसको नाम दिया गया है अ काइट एंड अ की। आप गूगल में सर्च करेंगे अ काइट एंड की एक्सपेरिमेंट तो आपको मिल जाएगा, या फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट यदि लिखते हैं तो पर भी आपको मिल जाता है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, बिल्कुल हाइट तक ले जाकर, बहुत ऊंचाई तक, जहाँ पर बादल ज़्यादातर टकराते हैं उतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए एक काइट बनाया उन्होंने। उस पतंग को एक मेटल वायर से जोड़ दिया। जब बहुत ज़्यादा घने बादल रहे हों, जिस दिन बारिश होती हो, ऐसा दिन वो वेट कर रहे थे और सारे लोगों को ये चर्चा होने लगी, सब लोगों के बीच ये बात चली गई कि वे प्रीस्ट और साइंटिस्ट ग्रुप में इस तरह का डिस्कशन हुआ है और ऐसा कोई शो करने वाले हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो फिलाडेल्फिया नाम की सिटी की एक किसी चर्च के ऊपर इस डेमोन्स्ट्रेशन को करने वाले थे। और एक दिन ऐसा आया जब बहुत घनघोर बादल छाया हुआ था, बहुत जम के बारिश होने वाली थी। तो बहुत हाइट तक जब काइट को लेके गए थे और उसमें कोई एक चाबी कहीं पर लगाए थे और उससे वो एक बेल या कुछ घंटी या सायरन को भी जोड़ दिए थे ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वह इलेक्ट्रिसिटी इस मेटल के थ्रू नीचे तक आएगी। इसके लिए उन्होंने एक कोई बेल या कोई सायरन भी जोड़ रखा था। एक्सपेरिमेंट पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना। बस ये है कि उस प्रयोग से सभी को ये उस दिन दिखा दिया उन्होंने कि ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो उससे सायरन को भी बजा करके उन्होंने दिखाया। और ऐसा भी कुछ लिखा है कि कुछ झटका भी उनको लगा होगा। और इस प्रयोग में उन्होंने अपने छोटे से बच्चे का भी सहायता लिया था। इसको आप यदि गूगल में देखेंगे तो वहाँ पे उसका चित्र भी बना हुआ है, छोटा बच्चा उसके वायर को पकड़ा हुआ है और उसमें कुछ असिस्ट किया होगा, मदद किया होगा शुरू में। तो इस तरह से ये प्रयोग कर उन्होंने सिद्ध किया कि ऊपर जो भी बादल गरजता है, बिजली चमकती है, वो इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की तरह होता है और वहाँ पर लाइट चमकती है। अब हो सकता है वो प्रीस्ट पादरी लोग उनकी बातों को पूरी तरह से मान लिए हों या नहीं माने हों, लेकिन वो प्रयोग, वो एक्सपेरिमेंट उनका सफल रहा और उसके बाद वो बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस भी बनाए हैं। तो इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ और उसी एक्सपेरिमेंट को फिर सर जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट के मन में आया कि भाई ऐसा जब इलेक्ट्रिकल फिनोमेना आसमान में हो रहा है तो इसे मैं लेबोरेटरी में करके देखूं। या तो उनके मन में आया होगा या फिर हो सकता है प्रीस्ट जो कम्युनिटी है, जो पादरी लोग हैं, वो कहे होंगे कि भाई हम अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं, आप यदि मानते हो कि ये इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है तो आप प्रयोगशाला में करके दिखाएं। ऐसा हो सकता है, वो भी चैलेंज क्यों होंगे। और फिर वहीं से स्टार्ट होता है, उसी को हम नाम दे रहे हैं थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इसको हमको समझना है। इसमें भी काफ़ी मज़ेदार और रोचक बातें उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान देखने और सुनने को मिला था। देखिए, तो थॉमसन के मन में आया कि यदि हम इसी फिनोमेना को समझना चाहते हैं तो हमें वैसा ही एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा जैसा कि उस हाइट पर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो बहुत ही कम होता है। दूसरी बात, ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बिल्कुल भी खत्म होने लगती हैं। एक निश्चित हाइट के बाद तो ये गैसें होती ही नहीं हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन जैसे कुछ निष्क्रिय गैसें उस हाइट पर होते हैं और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें नहीं होती हैं।
तो वहाँ पर जो फिनोमेना हो रहा है उसको यदि हम अपने लैब में करेंगे तो ऐसे ही कुछ क्लाइमेट, ऐसे ही परिवेश, ऐसे ही एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात जो उनके दिमाग में आई वो ये थी कि वहाँ पर इतनी हाइट पर जब ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है और इतनी तेज बिजली जब नीचे गिरती है, बहुत तेज आवाज़ करता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर बनता होगा, बहुत ज़्यादा विभवांतर होता होगा, तब जाकर के इतनी तेज चमक, इतनी तेज आवाज़ आती है। तो इन चीज़ों को सोचने के बाद उन्होंने अपना डिवाइस तैयार किया और वह डिवाइस कुछ इस तरह के है। अब हम इस पर ध्यान देते हैं। ये है हमारा थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जो कि 97 में उसका रिजल्ट आया था और उसके कम से कम 4-5 साल पहले से वो एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दिए थे, क्योंकि इतना बड़ा रिजल्ट कोई 2-4 दिन में, महीने में नहीं आता है। साइंटिस्ट लोग सालों साल तक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो कैसा वो डिवाइस तैयार किया, देखिए ये कांच का एक ट्यूब ले लिया इस तरह से, और कांच के ट्यूब में वैक्यूम पंप जोड़ दिया गया है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे गैसें ऊपर होती नहीं, इसलिए इस कांच के ट्यूब में से भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जो हवा है उसको निकाल दिया गया। ये है वैक्यूम पंप से उसको सक करके बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद हीलियम गैस इसके अंदर डाला गया और उसको भी कम करके उसके प्रेशर को बहुत ही कम कर दिया गया और बताया गया 10 के घात ऋण 4 वायुमंडलीय दाब इसको रखा गया। 10 के घात ऋण 4 वायुमंडलीय दाब इसके अंदर रखा गया। 10 की घात ऋण 4 एटीएम पर। एक्चुअल में इसको एक्सपेरिमेंट को करते करते सारी चीज़ों को एडजस्ट करते गए थे, प्रेशर को कम करते जा रहे थे और देख रहे थे कि क्या वहाँ पर हो रहा है। तो इसको प्रेशर को घटाते ऋण 4 वायुमंडलीय दाब पर कुछ घटना घटित हुई, उसको हम समझेंगे। पहले डिवाइस को समझ लेते हैं। और इस तरीके से इसको दोनों तरफ से 2 मेटल के इस तरह से प्लेट लगा दिए और दोनों प्लेट को यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया, डीसी बैटरी से, जो इस तरीके से हम लोग उसको सिंबल यूज़ करते हैं। और उसको चाहो तो इस तरह से एक डिब्बा नुमा दे सकते हैं, किताब में जैसा दिया रहता है वैसे। और यहाँ पर शुरुआत में 10,000 वोल्टेज का यहाँ पर विभवांतर लगा दिया। तो 10,000 वोल्टेज इसलिए लगा क्योंकि उतनी ऊंचाई पर जितनी तेज गर्जन होता है, जितना तेज बिजली गिरता है, वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के चलते होता है, इसलिए इन्होंने भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज का बैटरी यहाँ पर लगाया। तो बैटरी का ऋण सिरा को एक इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया गया और बैटरी के धन सिरा को दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया गया। चूँकि माइकल फैराडे उस समय इलेक्ट्रिसिटी खोज कर चुके थे और उन्होंने ही नाम दिया था कि जो नेगेटिव पोल होता है उसको कैथोड कहा जाएगा और जो पॉजिटिव पोल होता है उसको एनोड कहा जाएगा। ये पहले से ज्ञात था, मालूम हो चुका था, तो इस तरह से इसको नाम दे दिया गया। अब देखिए, जब बैटरी की नेगेटिव पोल से इस प्लेट को जोड़ दिया गया तो पूरी तरह से ये नेगेटिव ऋणावेशित हो गया। यहाँ पर पूरा नेगेटिव चार्ज भर गया और इधर पूरा धनावेशित हो गया। ये धनावेशित चार्ज से वो कंप्लीट हो गया। अभी हम उसको नाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी इसकी खोज नहीं हुई है। तो ये ऋण सिरा था और ये धन सिरा था, सभी तरफ ये नेगेटिव चार्ज से वो घिरा हुआ है। अब जब उसमें प्रयोग शुरू किया गया, प्रेशर को कम करते गए तो 10 की घात ऋण 4 वायुमंडलीय दाब पर एक चमक उत्पन्न हुई इस बीच में और वो चिट की आवाज़ भी आने लगी। ऐसा चमक उत्पन्न होने लगा और चिट की आवाज़ भी आने लगी। तो हो सकता है थॉमसन ने उन पृष्ठ लोगों को बुला करके दिखाया होगा कि देख लीजिए, जैसा वहाँ पर हो रहा है वैसे ही कुछ यहाँ पर भी हम आपको एक्सपेरिमेंटली करके दिखा दे रहे हैं। और उन्होंने सारा डिवाइस को समझाया होगा, सारा एटमॉस्फेयर क्लाइमेट जैसा ऊपर रहता है
सारा मिलता जुलता, सारा वैसे की वैसी है। और यहाँ पर देखिए कुछ चमक आ रहा है। तो उन्होंने इस प्रयोग को करके दिखाया और उसमें से साउंड भी आने लगी। चूँकि यहाँ पर बहुत कम वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा था, कम वोल्टेज का लाइटनिंग हो रहा था, इसलिए कम आवाज़ आएगा, चिट चिट का कुछ आवाज़ आएगा, चिट 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 चिट, और हल्का सा लाइटनिंग दिखेगा। और आसमान में बहुत ज़्यादा वोल्टेज का डिफरेंस होता है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा बिजली गिरती है। तो इस तरह से वो प्रयोग को करके उन्होंने सबको दिखाया और फिर हो सकता है वो मान भी गए होंगे और सब ये बहुत ज़्यादा जो है चर्चा का विषय बन गया और इसको नाम दे दिया गया थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इसके बाद थॉमसन का दिमाग अब जो है वो ब्लिंक किया, एक्चुअल में ये क्या हो रहा है। वो और इसकी गहराई तक जाना चाह रहे थे कि ये क्यों हो रही है, कहाँ से हो रही है, किधर से हो रही है, इधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, किस सिरे से ये लाइट निकल रही है, किस ओर जा रही है, इसका नेचर क्या है, एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। अब ये उनके दिमाग में चलने लगा और इसी एक्सपेरिमेंट को और बार बार करके उस पर फिर एनालिसिस करने लगे कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्यों है, कैसा है। उन्होंने क्या किया, ये जो चमक दिखाई दे रहा है वो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश की कि चमक कहाँ से निकल रही है, किस सिरे से निकल रहा है, कैथोड से आ रहा है कि एनोड से आ रहा है। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि कुछ आकृति, कुछ ऐसा चिन्ह या कुछ चीज़ यहाँ रख देते हैं ताकि पता चले कि भाई किधर से आ रहा है, क्या हो रहा है। तो इधर उधर वो देखे होंगे, कुछ नहीं मिला, तो अपने गले में क्रॉस पहने हुए थे तो कुछ नहीं मिला, तो वही मेटल जो क्रॉस था वो उसी क्रॉस को ये इसके बीच में लाकर इस तरह से रख दिए। ये देखिए, अब इस क्रॉस को जब इस तरह से बीच में रख दिए तो इसका शैडो, इसकी छाया इस तरह बनी, इस वाले प्लेट में इसकी छाया बनती हुई दिखाई दिया, एक बड़ा सा क्रॉस और इसमें इस तरह से छाया बना। तो देखिए, यदि हम कहीं पर खड़े होते हैं तो हमारी छाया जिस तरफ बन रही है, लाइट सोर्स जो है उसके अपोजिट साइड में होता है। देखिए यहाँ पर हमारे सामने लाइट है तो इधर मेरी जो शैडो है देखिए यहाँ पर बन रही है या पीछे तरफ बन रही है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो शैडो, हमारी छाया जिधर बनती है उसके अपोजिट साइड में लाइट का सोर्स होता है। तो यहाँ पर जब इसका शैडो बना तब उनको ये कंफर्म हो गया कि यह जो लाइट, जो चमक निकल रही है वो इस प्लेट की ओर से निकल रहा है, इस इलेक्ट्रोड की ओर से निकल रहा है, जिसको उन्होंने कैथोड नाम दिया था, या माइकल फैराडे ने दिया हुआ है। तो ये कैथोड से निकलने वाली किरणें हैं, ये कंफर्म हो जाता है और हो गया। और इसके अलावा और भी कई सारे ज्योमेट्री वाले, कुछ आकृति वाले और भी कुछ यहाँ रख के उसको बार बार दोहरा करके वो देखे कि छाया इधर बन रहा है, इसका मतलब ये प्रकाश की किरणें इधर से इधर जा रही हैं। अब हम इसको एरो लगा देते हैं, पहले इसलिए नहीं लगाए थे ताकि हम उसको समझा सकें कि क्या है। तो यहाँ से यहाँ निकल रहा है। तब उन्हें इस एक्सपेरिमेंट से दो बातें उनको पता चला, दो कंक्लूजन पर पहुँचे। सबसे पहला तो ये कि वो कैथोड से निकल रही हैं, इसलिए इसको कह दिया जाएगा कैथोड किरणें। भाई कैथोड की ओर से निकल रही है, कंफर्म हो गया, तो इसको हम क्यों न उन्हीं के नाम से दे देते हैं, कैथोड किरण या कैथोड रेस कह दिया। ये उन्होंने नामकरण कर दिया कैथोड रे। और दूसरी कंक्लूजन पर उन्होंने क्या पाया कि ये सीधी रेखा पर गमन करती हैं, वो ऐसे ऐसे मुड़ते हुए नहीं जाते हैं, सीधी रेखा पर जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर हम इस जो भी
शेप यहाँ पर रख रहे हैं, जो ज्योमेट्री रख रहे हैं, उसका सीधा सीधा वैसे का हूबहू वैसे ही आकृति का छाया बन रहा है। तो यदि हम टॉर्च में हम सीधा सीधा, तो उसकी हूबहू छाया पीछे की ओर बनेगी, वैसी की वैसी। यदि वो मुड़ करके जाएगी तो उसकी छाया थोड़ी सी अलग बनेगी, आधी कटी हुई बनेगी या टेढ़ी बनेगी। तो कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं और कैथोड से निकल रही हैं, इसलिए इसको कैथोड रे नाम दे दिया। अब और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए इनके प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करने के लिए आगे उन्होंने क्या किया, वो ये एक पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। अब उन्होंने क्या किया देखिए, अब ये पेडल व्हील क्या होता है, फिरकी जिसको बोलते हैं, पतली सी लकड़ी का या कागज का बनाया रहता है, जिसको आप लेकर के ऐसे दौड़ेंगे तो घूमता है। आजकल तो ये प्लास्टिक का आ गया है, पहले हम लोग जब छोटे थे तब वो लकड़ी का बनता था। बाजार वगैरह में जाएंगे, कुछ मीना बाजार या कुछ ऐसे बड़ी बाजार लगती तो वहाँ मिलता था, लेकर के आते थे, दौड़ते थे, मस्त घूमती थी, अच्छा लगता था, मजा करते थे। उसी को बोलते हैं फिरकी, फिलफिली, कुछ भी ऐसा लोकल भाषा में बोल देते हैं। तो हवा में फ्री घूमने वाला जो होता है उसको पेडल व्हील बोल सकते हैं, या फ्लाई व्हील बोलिए या फिरकी बोलिए, जो भी है। तो वो क्या होता है, यदि जो फिरकी को ज़रा ध्यान से समझेंगे तो उसको ज़रा सा भी फूंक मार दें तो वो घूमने लगता है। कहने का मतलब हम थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं हवा के माध्यम से, तो हवा में भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जो गैस के कण होते हैं। तो कुछ द्रव्यमान वाले कण कुछ निश्चित वेग से जब उस पर टकराते हैं तो वो उसको मूव कराते हैं, घुमा देते हैं। तो ये जानना चाह रहे थे कि ये किस प्रकार की बनी हुई है। तो यहाँ से यहाँ पर एक फ्लाई व्हील या पेडल व्हील को इस तरह से रख दिया गया, और रखने के बाद इस तरह से जब इसको गुजारा गया कैथोड किरणों को, तो ये इस तरह से घूमने लगा, रोटेट होने लगा, फिरकी घूमने लगी। तो इस तरह से घूमने से ये कंक्लूजन पर पहुंचे कि इधर से जो जो किरणें जा रही हैं, उन किरणों में मोमेंटम है, मतलब उनमें वेग भी है और कुछ न कुछ द्रव्यमान भी है। कुछ हल्के द्रव्यमान के कुछ कण हैं, पार्टिकल हैं, और उन पार्टिकल के टकराने से ये जो है वो घूम रहा है। तो इस प्रयोग से उन्होंने नाम दिया, और इस प्रयोग से ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुछ निश्चित फाइनाइट मास वाले कणों का ये समूह है जो कि तेज गति से बढ़ रहा है। इसको यहाँ से उनको मास पता चला, वो मासिव पार्टिकल हैं। ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो कुछ न कुछ फाइनाइट द्रव्यमान उसमें है, और जो कि निश्चित वेग से गति कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट से जब कैथोड किरण इसका नाम दे दिया गया, तो कैथोड किरण नाम देने के बाद इस डिवाइस को कैथोड रे ट्यूब नाम दे दिया गया। कैथोड रे ट्यूब, शॉर्टकट में जिसे CRT कहा जाता है, कैथोड रे ट्यूब डिवाइस नाम दे दिया गया। जब यहाँ से उस किरण का नाम दिया गया कैथोड रे, तब जाकर के उन्होंने इसको कैथोड रे ट्यूब नाम दे दिया। अब देखिए, यहाँ से कैथोड का नामकरण हो गया, यहाँ से उसका द्रव्यमान युक्त कण होने का निष्कर्ष निकला। तो अब सोचिए कि उस कणों में कोई चार्ज होता है क्या? क्या वो चार्ज भी कैरी करते हैं, उनमें कोई आवेश होता है, उदासीन होता है? ये जानने के लिए उन्होंने फिर क्या किया, इसी डिवाइस के दो तरफ फिर से दो पोल रख दिए, इलेक्ट्रिक पोल, एक और बैटरी लगा दिया इस तरह से, जिसको हम ऊपर कर दिए हैं ऐसा। एक्चुअल में वो इस तरह से है, हमको ब्लैक बोर्ड में बनाते नहीं बना। ये हमारा कैथोड रे ट्यूब है ऐसा, पहले से उसमें दोनों तरफ से ऐसा पोल बैटरी जुड़े हैं, तो उसके अपोजिट ऐसे दो इलेक्ट्रोड ऐसे जोड़ दिए गए इस तरह से, एक और बैटरी के साथ। तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया, तो जितने भी कैथोड रे कैथोड से निकलते हुए एनोड की ओर जा रहे थे, कैथोड से एनोड की ओर जा रहे थे,
तो वो पॉजिटिव पोल की ओर मुड़ गए। कुछ पॉजिटिव पोल इधर की ओर मुड़ गया, कुछ इधर। तो पॉजिटिव पोल की ओर जब मुड़ गए तो इससे निष्कर्ष निकला, क्यों? क्योंकि अलग अलग पोल में अट्रैक्शन होता है, विपरीत आवेश में आकर्षण होता है और समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। ये भी एक्चुअल में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिली। तो ज़्यादातर जो किरणें थी, कैथोड रे थी, वो इस तरफ मुड़ गए और कुछ इधर भी आए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव पोल से जुड़ा हुआ है इस बैटरी से, तो इधर भी गए और इधर भी गए। तो इस तरह से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर उनका मूवमेंट देखने को मिला। तो इससे सिद्ध होता है कि निकलने वाली किरणों में नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। तो इससे यह फिर निष्कर्ष निकला कि ये जो निश्चित द्रव्यमान वाले कण हैं, उन कणों में नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित कण होते हैं। अब उसके बाद फिर एक और प्रयोग वो आगे बढ़ाए। बोलने में जितना आसान हमको लग रहा है और सुनने में जितना आसान लग रहा है, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट उतना जल्दी उतनी आसानी से नहीं हुआ था। सालों साल का ये मेहनत होता है। साइंटिस्ट जो है वो कई साल तक लगे रहते हैं। तो ये कई सालों का एक्सपेरिमेंट है। तो अब इसमें अगला प्रयोग वो फिर क्या किए, उस डिवाइस के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। कैथोड रे ट्यूब है ऐसा, तो इसके ऊपर नीचे में ऐसे करके चुंबक रख दिए। और चुंबक, ऐसा चुंबक जो होता है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग घोड़े के खुर में लगाए जाने वाले नाल चुंबक बोलते हैं। ठीक है, नाल चुंबक, हॉर्स शू मैग्नेट, इस तरह का बना होता है। घोड़े के पैर में इसको लगाया जाता है ऐसा, ताकि उनका पैर जो है वो ना घिसे। इस तरह से खुर में एक धातु उसमें लगा दिया जाता है, ठोक देते हैं, तो उनका खुर जिसको बोलते हैं वो नहीं घिसता है और वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं, तेज भाग सकते हैं। यदि इसको नहीं लगाया जाए तो उनके नाखून जो है नीचे, जिसको खुर बोलते हैं, वो घिस जाता है, फिर वो चलने में उनको तकलीफ होती है, नहीं चल पाते हैं। तो इसी को जो लगाया जाता है इसको बोलते हैं नाल, घोड़े की नाल। तो ऐसे ही मैग्नेट बनाया जाता है जो इस तरह से उल्टा सी दिख रहा है। हम इसको चाहे तो इधर से घुमा दे रहते तो पूरा सी जैसे बनता, पूरी तरह से सी जैसे बनता है। तो इसका फायदा क्या होता है नाल चुंबक का, यहाँ पर एन सिरा और एस सिरा दोनों पास पास होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का बनता है और सीधा सीधा स्ट्रेट बनता है। बहुत ज़्यादा फ्लक्स का जनरेट होता है और सीधा सीधा बनता है। एन सिरा से एस सिरा की ओर चुंबकीय फ्लक्स का जो है वो मूव करते हैं। तो इस तरीके से एक नाल चुंबक इसमें लगा दिया गया। तो क्या देखने को मिला, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड की एक नेचर बता दूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड पर कोई चार्ज पार्टिकल यदि स्थिर है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है। कोई आवेशित कण को यदि चुंबकीय क्षेत्र में आप ले जाकर रख दोगे, स्थिर रख दोगे, तो वो वहीं का वहीं रहेगा, कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन यदि वो गति करने लगेगा, चार्ज पार्टिकल या आवेशित कण यदि गति करने लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक बल लगाता है। अरे कहाँ जा रहे हो, सुनो, उस पर बल लगाता है। खाली बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। इसको हम फिजिक्स में डिटेल पढ़ते हैं, है ना, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, इसी सबको बताया जाता है। तो ये क्या है देखिए, बता दूं मैं कैसा बल लगता है। तो अपने गति जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके भी लंबवत, और जो मैग्नेटिक फील्ड कार्य कर रहा है उसके लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं ना तो तुम हमारी तरफ आ सकते हो, ना तुम अपनी दिशा में जा सकते हो, उससे अपोजिट दिशा में जाओ। इसी कहते हैं, इस तरह से फिजिक्स में फिर पढ़ते हैं हम लोग, ये बाएं हाथ का नियम ऐसा। ये देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा और ये है चुंबकीय रेखाओं की दिशा। ये है चुंबक ऐसे चल रहा है एन से एस की ओर और
गति इस तरह से इस दिशा में कर रहे हैं तो उस पर जो बल लगता है वो इस तरह से बोर्ड के अपोजिट इस तरह से बाहर आता हुआ ऐसा बल उसमें लगता है। ये है चुंबकीय क्षेत्र और ये है हमारा उन कणों की गति। तो उस पर जो अब बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो इसको इस तरह से डेविएट कर देते हैं, इधर विचलित करके इधर भेज देते हैं, तो इस तरह का बल लगता है। ठीक है, तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि उनमें मूवमेंट है, उनमें गतिशीलता है। स्थिर रहने पर चुंबकीय क्षेत्र किसी पर कोई बल कार्य नहीं करता है, लेकिन वो गति करने लगता है तो उस पर बल कार्य करता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा और उसके खुद के वेग की दिशा के अपोजिट लगता है। तो इससे जब इस तरफ वो विक्षेपित हो गया, इस तरह से मार्ग उनका मुड़ गया, तो इससे सिद्ध हुआ कि वो गतिशील होते हैं, मूवमेंट होते हैं। तो फाइनल निष्कर्ष इसमें क्या पता चल रहा है कि वो कैथोड से निकलने वाले हैं और एनोड की ओर जा रहे हैं और उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है और उस द्रव्यमान युक्त कण में नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निश्चित वेग से गतिशील भी हैं। तो इतने 3-4 एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने उसका नाम दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखिए उनके कुछ साथी भी थे, प्लकर और क्रूक्स करके उनके कुछ साथी हैं। इसके अलावा उसमें जॉन स्टोनी नाम के भी कोई साइंटिस्ट साथ में रहे हैं। 3-4 साइंटिस्ट मिल करके इस एक्सपेरिमेंट किए होंगे, लेकिन मेन क्रेडिट थॉमसन को जाता है। तो इतना सब एनालिसिस करने के बाद, उनकी प्रॉपर्टीज को समझने के बाद इलेक्ट्रॉन नाम दिया। एक पूरा सेटअप, पूरा प्रयोग के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे, प्रमुख थे, वो जे थॉमसन थे। तो इसलिए उस इलेक्ट्रॉन की खोज का पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय जो है वो जे थॉमसन को दिया गया और उन्हें 1906 में भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया इसी इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। और उसी से यह फिर सिद्ध हुआ कि कोई भी परमाणु अविभाज्य नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन की खोज से सबसे बड़ा जो बात निकल के आया, सबसे बड़ा जो कंक्लूजन निकल के आया, बहुत बड़ा जो विस्फोट हुआ, वो था 1808 में दिए गए डाल्टन के उस सिद्धांत का ये तोड़ था। उस सिद्धांत को गलत मान्यता दे दी गई, वह सिद्धांत गलत हो गया, जिसमें डाल्टन ने ये कहा था कि प्रत्येक पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसे और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता उसे एटम या परमाणु कहते हैं। वह बात यहाँ पर गलत सिद्ध हो गई। जे थॉमसन ने कहा कि जिस परमाणु को आप अविभाज्य कह रहे हैं उसी परमाणु के भीतर भी और भी छोटे कण हैं और उसी परमाणु के भीतर से ही उस कण को निकाला जा सकता है और वही छोटा सा छोटा कण आज हम उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो डाल्टन के उस सिद्धांत को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया जे थॉमसन का यह प्रयोग। तो देखिए एक्चुअल में यह प्रयोग तो थॉमसन ने इलेक्ट्रिसिटी के घटना को समझने के लिए किया था, या हो सकता है वो पादरी जो थे उनको यह साबित करना था कि यह कोई भगवान का किया हुआ कार्यवार नहीं है, यह एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है, इसको मैं करके बता दे रहा हूँ लेबोरेटरी में, ऐसा कह करके शायद इस प्रयोग को शुरू किया था। लेकिन उसका जो कंक्लूजन, उसका जो रिजल्ट आया वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आया कि परमाणु के अस्तित्व को इसने एक नया मोड़ दे दिया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु के अंदर भी कुछ कण हैं और उसे भी कण को बाहर निकाला जा सकता है और वही एक कण है इलेक्ट्रॉन। और इसे अब नाम दे दिया गया, जो कैथोड रे ट्यूब कह दिया गया था, इसको अब नाम दे दिया गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सारे सेटअप को नाम दे दिया गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये अब पूरा एक्सपेरिमेंट कहलाने लगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी और सब ये जान गए कि परमाणु अब अविभाज्य नहीं है। परमाणु के भीतर भी एक कण है। अभी तक सिर्फ एक कण की ही बात उस समय सबको पता चली थी, धीरे धीरे और भी कण हैं, ये धीरे धीरे साइंस डेवलप होता गया, पता चला। हम भी उसी क्रम में चलेंगे। अभी तक 1897 में यह पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। 1808 से लेकर 97 तक 89 साल तक ये मान्यता चलती रही। उसके बाद 90 से यहाँ पर वह विफल करार दे दिया गया और सब ये मान गए कि हाँ भाई परमाणु के भीतर भी और कण हैं जिसको उससे अलग भी किया जा सकता है। और फिर इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज कहा गया ऋणावेशित होता है, इसका चार्ज भी पता किया गया और उसका इतना मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6×10⁻19 कूलाम होता है। 1.6×10⁻19 कूलाम का ऋणावेश अपने साथ वो लेकर के घूमते रहता है या कैरी करता है। तो लगभग एक मान लेते हैं, इतना तो उसका एग्जैक्ट कूलाम वैल्यू है, लेकिन इसको फिर हम लोग कैलकुलेशन के लिए इकाई ऋणावेश मान लेते हैं। इकाई ऋणावेश वाला कण मानते हैं और द्रव्यमान होता है इसमें 9.1×10⁻31 किलोग्राम। ये किलोग्राम में बताया गया है। 9.1×10⁻31 किलोग्राम, जिसको हम बहुत ही कम है, देखने से लग रहा है बड़ा फिगर, लेकिन बिल्कुल नहीं के बराबर है। यदि इसको AMU में कन्वर्ट किया गया तो AMU में निकल के आया था 0.0000554 AMU। ये AMU में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, किलोग्राम में इतना है, जो कि नेग्लेजिबल है। तो ये जो AMU है, इसको यदि फिर बाद में जब यूनिट को ग्राम में बोला गया तो इसको फिर हम लोग इतना ग्राम बोल सकते हैं। तो इतना ग्राम देखिए 0.00054, मतलब एक से भी बहुत ही कम है। तो फिर हम लोग जब मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं तो इसलिए इसके द्रव्यमान को शून्य मान लेते हैं। शून्य द्रव्यमान मान लेते हैं। होता तो है एग्जैक्ट इतना, किलोग्राम में इतना है, AMU में या ग्राम में इतना है, लेकिन वो कैलकुलेशन में यूजलेस है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 मान लिया जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। कैथोड किरणों की भी खोज इसमें समाहित है, इलेक्ट्रॉन की भी खोज समाहित है। कैथोड किरण नाम की नया किरण से ही इलेक्ट्रॉन का पता चला। और कैथोड किरणों के हम 4-5 गुण देखेंगे। इसके अलावा कैथोड किरणों में और भी बहुत सारे गुण हैं। ये गैसों को आयनित कर देते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर चिन्ह बना देते हैं। इसके अलावा ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है, पतली धातु के पतली पन्नी करके उधर निकल जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे गुण हैं जो बुक में रहता है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। कैथोड किरणें क्या हैं और कैथोड किरणों के गुण क्या है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले दिन लेकर के आएंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी प्रोटॉन की खोज की। उसको फिर हम आपको बताएंगे कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।